सीरीज की शुरुआत 1941 में अमेरिका के एक छोटे से आइलैंड पर हुई और वहां पर हमें सातोमी नाम की एक जैपनीज अमेरिकन औरत दिखी और फिर वो तैयार हुई और अपने घर से निकलकर आगे बढ़ी। लेकिन अचानक से वो अजीब तरह से चलने लगी और उसके शरीर को किसी ने वश में कर लिया था और फिर सातोमी ने अपने कान में हेयर पिन डालकर खुद की जान ले ली और उसने काफी ब्रूटल तरीके से खुद को मारा था। और उनकी मौत पर उनके पति हिडियो और बेटा तोशी हमें दिखे, साथ ही उनके पड़ोस के सभी लोग आए थे और उनके बीच में हमें चेस्टर नाम का लड़का दिखा जो कि हेनरी और असाको नाम के एक जापानीज कपल का बेटा था, जिसमें चेस्टर ने सातोमी के पास एक दवाई बनवाई थी। और कुछ देर बाद सभी लोग बाहर जमा हुए और तब चेस्टर अपने फोटोग्राफी के शौक के चलते सभी लोगों के फोटो निकालने गया, लेकिन वहीं पर काफी तेजी से हवा आई और सातोमी की लाश कब्र से नीचे गिर पड़ी और तब सबने उसे कब्र में रखा। और तब असोकी कहती है कि ये एक अपशकुन है क्योंकि जापानीज आत्माएं काफी बार उनके वंशजों को परेशान करने आती है। और तब हेनरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन हमें हेनरी और चेस्टर साथ में हेनरी के शिप पर दिखे, जिसमें उनके अंकल नोबे भी उनके साथ थे जो कि बुढ़े थे। और उस शिप से वो लोग मछलियां पकड़कर फैक्ट्री में देने का काम करते हैं। और काम के बाद हेनरी और चेस्टर घर जाने निकले, जिसमें हेनरी के पास एक कार थी जो कि पूरे आइलैंड पर सिर्फ 6 लोगों के पास थी और वो उनमें से एक लौता जापानीज था। और फिर वो लोग चेस्टर के दोस्त से मिले। कुछ देर बाद चेस्टर एक जगह पर बैठा था और उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए पल याद आए और उसका नाम लज था, जिसमें प्रेजेंट में लज आकर चेस्टर से मिली। और तब चेस्टर ने लज को सातोमी की बनाई हुई दवा दी जिससे वो अपने बच्चे को गिरा सके। और चेस्टर और लज ने काफी ज्यादा मजे कर लिए थे। और तब चेस्टर कहता है कि पता नहीं क्यों सातोमी के इस दवाई को बनाने के बाद उन्होंने खुद की जान ले ली और काश हमारा इस दवाई से कुछ उनके सुसाइड का कनेक्शन ना हो और हमसे काफी बड़ी गलती हो गई। और तब लज कहती है कि हमने जो भी किया वो गलत था और अब से हम कभी भी नहीं मिलेंगे। और तब चेस्टर कहता है कि हाँ, और मैं भी इस आइलैंड को छोड़कर कुछ ही दिनों में लास वेगास जॉब के लिए चला जाऊंगा। जिसमें हेनरी अपनी शिप से निकाली गई मछलियों को लेकर सैम नाम के एक आदमी से मिला जो कि हेनरी से मछलियां खरीदता था। और सैम कहता है कि तुम्हारी मछलियों की साइज आजकल छोटी होती जा रही है, जिसके चलते हमारे मशीन की जगह पर हम लोगों को हाथ से उन्हें काटना पड़ता है और इसलिए मैं तुम्हें अब कम पैसे दूंगा। और वहीं पर मशीन रुक गया और तब सैम ने उसे फिर से शुरू किया, लेकिन उसकी टाई मशीन में अटक गई और वो मशीन में काटा जाने वाला था। और तब हेनरी ने सैम को बचा लिया और इस चीज से डरकर सैम वहां से भाग गया। और रात होने पर चेस्टर ने अपनी निकाली हुई तस्वीरें देखी, जिसमें किसी किसी तस्वीर में लोगों के मुंह ब्लर हो जाते थे। और चेस्टर ने आकर उनके पड़ोसी एमी और उसके माता पिता वॉल्ट और विल के साथ डिनर किया, जिसमें एमी और चेस्टर की शादी होने वाली थी। और तब चेस्टर कहता है कि मैं वेगास जाना चाहता हूँ और इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता और एमी से भी इस बारे में पूछा जाना चाहिए। और तब एमी ने भी शादी करने से मना कर दिया। और असल में चेस्टर और एमी दोनों का अफेयर अमेरिकन लोगों के साथ था। और एमी ने चेस्टर को बताया कि सातोमी का पति हिडियो उसे काफी ज्यादा मारता था और वहां पर दोनों को सातोमी के मरने का काफी दुख था। दूसरी तरफ सैम आकर हेनरी से मिला और वो काफी भड़का हुआ था और वो कहता है कि हेनरी, मुझे काम से निकाल दिया गया क्योंकि मेरे बचने से अब उनकी मशीन टाई में फंसकर खराब हो गई और मैंने सालों तक कंपनी में काम किया था। और तब हेनरी कहता है कि आप बच गए, ये काफी अच्छी बात है। और तब सैम कहता है कि तुम छोटी साइज की मछलियां लाते थे, इसी वजह से ये सब हुआ और तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। और तब हेनरी कहता है कि मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है। और तब सैम कहता है कि अमेरिका में जंग चल रही है और जापान से लड़ाई के चलते हर एक जापानीज को जासूस समझा जाता है और अगर मैंने मिलिट्री को झूठ भी कह दिया कि तुम जासूस हो, ऐसा मुझे शक है, तो वो लोग तुम्हें जिंदगी भर जेल में रखेंगे। और फिर उसने हेनरी से उसकी कार मांग ली जो कि हेनरी को ना चाहते हुए भी देनी पड़ी और वहां से सैम कार लेकर निकल गया। और इस चीज से चेस्टर काफी भड़क गया था और वो कहता है कि पिताजी मर्द बनो और अपनी कार वापस लाओ। और तब हेनरी कहता है कि मैं जापान में खेतों में खुद हल चलाकर खींचता था और इसलिए मैं यहाँ पर आकर मेहनत से कार चाहता था जो कि मैंने काफी मेहनत के बाद खरीदी। और ये एक मर्दों वाली बात है जिसमें तुम मुझे नहीं सिखाओगे कि मर्द कैसे बना चाहता है। कुछ देर बाद हिडियो अपने घर जा रहा था और तब उसे यूको नाम की एक औरत दिखी और उसे देखकर हिडियो चौंक गया और वहीं पर उसे एक झटका लगा और उसके शरीर को किसी ने कंट्रोल में कर लिया था और वो सूरज को देखने लगा और तब उसकी आंखें जल गई और वो अंधा हो गया। और तब वहां पर हेनरी ने आकर उसे देखा और वो कंफ्यूज हुआ। दूसरी तरफ चेस्टर अपने दोस्तों के साथ एक वेश्यालय में आया था क्योंकि उसके दोस्तों में से एक की शादी होने वाली थी और वहां पर उस वेश्यालय की मालकिन आई और उसने सभी लड़कियों को चूज करने के लिए लड़कों को कहा। और तब चेस्टर कहता है कि मैं नीचे आने वाला हूँ और वहां पर सभी समझ गए थे कि चेस्टर
चेस्टर अभी भी लस को याद कर रहा है। और तब चेस्टर आगे बढ़ा और वहां पर वो सभी चीजों की तस्वीरें निकाल रहा था और तब उसे यूको दिखी और चेस्टर ने उसकी तस्वीर निकाली और वो कहता है कि आप जापानीज कपड़ों में क्यों हो। और तब यूको कहती है कि मैं यहाँ पर सभी को चाय पिलाने का काम करती हूँ और तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ लड़कियों के पास क्यों नहीं गए। और तब चेस्टर कहता है कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। और तब यूको चेस्टर को उसके कमरे में लाई और यूको ने एक स्पेशल चाय बनाई और उसे चेस्टर को पिलाया। और फिर यूको ने उसके कप को देखा और वो कहती है कि तुम्हारा अफेयर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ था जिसमें तुम दोनों अलग अलग थे, यानी कि अलग अलग देशों से थे और तुम दोनों माँ बाप बनने वाले थे, जिसमें तुम बच्चा नहीं चाहते थे। लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें आगे बच्चे करने चाहिए क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाएगा और तुम्हारा भविष्य में तुम्हारे बच्चे होंगे, घर होगा और अपनी पत्नी के साथ तुम काफी खुश होगे। और ये सुनकर चेस्टर खुश हुआ और चेस्टर सैम के घर पर आया और नीचे से वो अपनी कार चुराकर भाग गया। और तब इस चीज से सैम भड़क गया और चेस्टर फिर से लस के पास आया और वो कहता है कि तुम्हें मैंने जो दवाई दी थी क्या वो तुमने पी ली। और तब लस कहती है कि नहीं। और तब चेस्टर कहता है कि जो भी हुआ हमारे बीच में शायद वो भगवान का इशारा होगा और तुम कहो तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर लेकर जाऊंगा और हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। और तब लस कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है और आगे कोई काम भी नहीं है, साथ ही हमारे फैमिली वाले हमारे पीछे आकर हमें पकड़ लेंगे और इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा खतरा है और ये सब नहीं हो सकता क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और ये सुनकर चेस्टर दुखी होकर वहाँ से निकला। दूसरी तरफ सैम हेनरी की शिप को तबाह करने के लिए उस पर कैरोसिन डालने लगा और वो उसे जलाने वाला था और तब आग बुझ गई और सैम को वहीं पर पीछे से खींचकर किसी ने नीचे गिरा दिया। अगले दिन चेस्टर और हेनरी ने सैम की लाश को अपनी बोट पर देखा जिसमें उन दोनों को वहां से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देने के लिए बुलाया गया था। और तब वहां पर सभी सैनिक भागने लगे और वहां पर चेस्टर का दोस्त कहता है कि तुम जल्द से जल्द अपने घर पर जाओ। और सभी लोग अपने घर पर आए और रेडियो पर सबको पता चला कि पर्ल हार्बर पर जापान और अमेरिका की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और अमेरिका के मिलिट्री के काफी सारे लोगों को जापानीज लोगों पर शक था और इसलिए वो लोग उन लोगों से पूछताछ करने के लिए उन्हें उठाकर लेकर जा रहे थे, जिसमें हेनरी और उसके पड़ोस के काफी सारे बुढ़े लोगों को भी वो लोग उठाकर लेकर जा रहे थे। और चेस्टर के अमेरिका में पैदा होने के चलते उसे उसकी माँ के साथ छोड़ दिया गया और उसके पिता के जाने से चेस्टर काफी भड़का हुआ था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा जिससे ये चैनल मोनेटाइज हो जाए। अगले दिन चेस्टर को उसका दोस्त मिला और वो कहता है कि आइलैंड को मिलिट्री ने अपने कब्जे में ले लिया है और तुम सभी जापानीज को फिलहाल थोड़े दिन के लिए इंटरमेंट कैंप्स में रखा जाएगा। और तब चेस्टर इस चीज से भड़क गया लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और वहां से चेस्टर की कार में विल और हिडियो तीनों के परिवार के सामान को रखा गया और वो सभी लोग अपने घरों को छोड़कर वहां से निकले, जिसमें उन सभी लोगों को एक बिल्डिंग में साथ में रखा गया था। दूसरी तरफ हिडियो को अभी भी यूको नजर आती थी और उसकी हालत देखकर हेनरी और नोबू परेशान थे, जिसमें नोबू को लगता था कि हिडियो को किसी जापानीज शैतानी आत्मा ने कंट्रोल किया होगा और नोबू को आत्माओं को रोकने का काफी अच्छा खासा नॉलेज था। और तब जबरदस्ती जैक नाम का एक लड़का आकर उनसे दोस्ती करने लगा। दूसरी तरफ चेस्टर ने अपने स्कूल के प्रोफेसर जेम्स के पास अपनी कार और बाकी काम के सामान को रखा और फिर चेस्टर के निकलने पर उसे लस मिली और वहां चेस्टर को उसने बताया कि उसने बच्चा रखने का डिसाइड किया था, जिसमें उसने इस चीज को चेस्टर से छुपाई थी। और वो कहती है कि मेरे पिता काफी ज्यादा नाराज हुए और मेरी माँ मुझे जन्म देकर मुझे बचाने के लिए मारी गई थी, जिसमें मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को मैं खुद से मार दूं और इसलिए मैंने ये बच्चा रखने का डिसाइड किया और अब मैंने अपने पिता के घर को छोड़ दिया और मैं एक चर्च में रहती हूँ और भगवान की सेवा बच्चों के लिए करती हूँ। और तब चेस्टर कहता है कि मेरे साथ चलो और तब लस कहती है कि तुम्हारा घर छीन लिया गया है और ना ही तुम्हारे पास कोई काम है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। दूसरी तरफ सैनिक हेनरी को लेकर बर्फीली जगह पर आए और वो कहते हैं कि तुम यहाँ से फिशिंग करके हमारे लिए फिश जमा करो। और वो लोग रात को वापस आए और तब तक हेनरी की हालत बर्फ में काफी ज्यादा खराब होती थी और तब तक चेस्टर कैंप में सोया था और उसे आसपास में किसी के होने का एहसास होता था, जिसमें उसे वहां पर यूको नजर आई। लेकिन चेस्टर के बाहर आने पर वहां पर कोई नहीं था, जिसमें चेस्टर ने वेश्यालय में आकर यूको के बारे में पूछा और तब उसे पता चला कि वहां पर कोई भी जापानीज लड़की कभी भी काम नहीं करती थी। और तब चेस्टर को वापस आने पर पता चला कि उन्हें फिर से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है और इस चीज से चेस्टर और असाको परेशान हुए।
दूसरी तरफ चर्च में लज छोटे छोटे बच्चों का इलाज करती थी, जिसमें लज एक नर्स बनने वाली थी। लेकिन वहां पर ऑफिसर्स आ गए और उन्होंने वहां के जापानीज बच्चों को लेकर वो लोग निकले, जिसमें उन सभी को कैंप भेजा जाने वाला था। और तब लज भड़क गई, क्योंकि गवर्नमेंट को अब बच्चों पर भी भरोसा नहीं था। और तब एक सैनिक कहता है कि अगर कोई भी बच्चा जापानीज पैदा हुआ तो उसे भी कैंप में डाल दिया जाएगा। और ये सुनकर लज चौंक गई। दूसरी तरफ चेस्टर ने असाको को बताया कि मेरा एक अमेरिकन लड़की के साथ अफेयर है, जिसमें मेरी गर्लफ्रेंड मां बनने वाली है और हमें अब दूसरे शहर में भेजा जा रहा है, लेकिन मैं मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और तब असाको कहती है कि तुम्हें जो सही लगे वो करो। और तब चेस्टर वहां से आकर चर्च में लस से मिला और लस कहती है कि मुझे पता चला कि अगर हमारा बच्चा जापानीज हुआ तो उसे कैंप में डाल दिया जाएगा। और तब चेस्टर कहता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, जिसमें मैंने प्रोफेसर से बात कर ली और हम लोग उनके घर पर छुप कर रहेंगे और कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। और तब वो मान गई। और तब तक कैंप में तोशी आगे बढ़ रहा था और वहां पर उसे यूको दिखी, जो कि उसे अपनी सी लगी। और वो दोनों बात कर रहे थे, तब वहां पर एमी आ गई और तोशी उसके साथ निकल गया। दूसरी तरफ वीडियो कहता है कि शायद कोई जापानी आत्मा हमारे पीछे आ गई है और उसी के चलते ये सब हो रहा है। और तब नोबू कहता है कि हम लोग उसके बारे में जरूर पता लगाएंगे। दूसरी तरफ चेस्टर और लस प्रोफेसर के घर पर आए और उनके पड़ोसी ने दोनों को देख लिया था और रात होने पर दोनों काफी खुश थे। लेकिन तब तक पड़ोस वाली आंटी ने पुलिस को बुला लिया था और वहां से चेस्टर को वो लोग लेकर जा रहे थे। और तब लस कहती है कि मैं भी साथ में जाऊंगी, क्योंकि मेरे पेट में जापानीज का बच्चा है। कुछ देर बाद चेस्टर और लस दोनों आकर असाको से मिले। दूसरी तरफ हेनरी और उसके साथी दोस्त जैक के साथ बर्फ में मछलियां पकड़ने आए, जिसमें हेनरी और उनके सभी साथियों को पता था कि उनके कैंप से काफी सारे जापानीज लोगों को गायब कर दिया जाता था। और उन्होंने जैक से इस बारे में पूछा, साथ ही उसे बर्फ में फंसा दिया। और तब जैक कहता है कि मुझे FBI के लोगों ने तुम्हारे बीच में से जासूसों को ढूंढने का काम दिया था, लेकिन उनके नाम मिलने पर मैंने रैंडम लोगों का नाम दिया और उन्हें गायब कर दिया गया। जिसमें हेनरी और उसके दोस्त जैक ने जापानीज लोगों को मरवा दिया। इस चीज से भड़क गए और वो लोग उसे बर्फ में बीच में ही छोड़कर चले आए। और तब तक दूसरी तरफ चेस्टर और एमी का भाई फ्यूमी साथ में काम कर रहे थे और वहां विल आगे बढ़ा और तब उसे वहां पर यूको दिखी। और उसके आगे बढ़ने पर विल आकर चेस्टर को कहता है कि चेस्टर तुम यहाँ से भाग जाओ। और वो गिर पड़ा और अचानक से उसका शरीर भी यूको के कंट्रोल में आ गया। और विल ने वहां से एक ऑफिसर को मारा और उसकी गन ले ली। और उसके आगे जाने पर बाकी सैनिकों ने विल को वहीं पर मार दिया। और तब चेस्टर और फ्यूमी उसके पास आए और ये पूरी चीज यूको ने की थी, जिसमें वो किसी के भी शरीर को कंट्रोल कर सकती थी। और इस चीज से चेस्टर परेशान था। और वहां पर फ्यूमी कहता है कि चेस्टर मेरे पिता ने तुम्हें ही क्यों कहा कि यहाँ से भागो। और तब चेस्टर कहता है कि मुझे नहीं पता। और वहां पर वॉल्ट कहती है कि चेस्टर तुम पर हमेशा से शैतानी आत्मा का साया रहा है। और तब चेस्टर ये सुनकर चौंक गया और वो वहां से निकला। 1 महीने के बाद उन सभी को मिलिट्री कैंप में भेजा गया और वो कैंप काफी बड़ा सिर्फ और सिर्फ जापानीज लोगों को रहने के लिए बनाया गया था, जिसमें कैंप में मूवी देखते वक्त चेस्टर को अजीब चीजें सुनाई देती थी कि यहाँ से भाग जाओ। और फिर चेस्टर वहां से कैंप में उनके बनाए हुए मर्दों के एरिया में सोने चला आया, जिसमें चेस्टर और लस दोनों अब साथ में घूमते थे। और वहां लस को दूसरे जापानीज लोगों का उसके अमेरिकन होने पर देखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। और उन दोनों पर यूको की भी नजर थी और वहां पर औरतों ने खेती करना शुरू किया था। और फिर कैंप में जनरल रॉक आए और वो चेस्टर और फ्यूमी से मिले, जो कि गार्डन बनाने का काम कर रहे थे। और फिर रॉक ने वहां पर जापानीज ट्रांसलेटर की मिलिट्री में जॉब है उसके पेपर्स लगाए। और तब चेस्टर उसके बारे में सोचने लगा और चेस्टर की दोस्ती वहां पर कैन नाम के एक दूसरे जवान जापानीज अमेरिकन लड़के से हुई। और रात को असाको को सपना आया कि वो हेनरी के साथ डांस कर रही थी। और तब वो उठी और उसे एमी ने कहा कि हेनरी को यहाँ पर छोड़ दिया गया। और तब असाको आगे बढ़ी और हेनरी के साथ उसके सभी दोस्तों को कैंप में भेजा गया था। और हेनरी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिसमें उसके पैर बर्फ में ज्यादा दिनों के रहने के चलते सड़ चुके थे। साथ ही हेनरी मिलिट्री के टॉर्चर के चलते गुस्सेल बन चुका था, जिसमें अगले दिन हेनरी भड़का हुआ था। और तब चेस्टर उन्हें लस से मिलवाने लाया और हेनरी ने लस का लाया हुआ गर्म पानी फेंक दिया और वो कहता है कि लस कोई जासूस होगी। और तब चेस्टर वहां से लस को लेकर निकला, जिसमें सभी लोग साथ में खाना खाते थे। और तब एमी की कैन से दोस्ती हो गई और वहां पर चेस्टर ने नोबू से बात की। और चेस्टर कहता है कि विल शायद किसी आत्मा के कंट्रोल में था। और तब नोबू कहता है कि हो सकता है, क्योंकि हमारे जापान में हमारे पूर्वजों की आत्मा कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और तब वहां पर भड़का हुआ हिडियो आया और उसे तोशी शांत करवाने गया। और तब हिडियो तोशी का गला दबाने लगा और वहां पर सभी लड़कों ने उसे रोका।
दूसरी तरफ वॉल्ट और एमी आकर जनरल रॉक से मिले और वॉल्ट कहती है कि मेरी बेटी एमी देश की सेवा करना चाहती है और वो काफी तेज है और वो आपकी सेक्रेटरी का काम कर सकती है। और तब रॉक मान गया, जिसमें रात होने पर चेस्टर आकर हिडियो से मिला और वो कहता है कि आपको क्या हुआ था। और तब हिडियो कहता है कि मैं अपने बेटे पर हमला क्यों करूंगा जिसमें किसी ने मुझे कंट्रोल किया था, और ये चीज मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है और अब वो तुम्हारे पीछे भी आएगी। और तब चेस्टर ने इस बारे में फ्यूमी से बात की, क्योंकि चेस्टर को नहीं समझ रहा था कि विल ने सिर्फ उससे ही भागने के लिए क्यों कहा था। और तब एक औरत कहती है कि लस डॉक्टर के पास गई है। और तब चेस्टर भागकर लस से मिला और लस कहती है कि मैं स्लिप होकर गिर पड़ी थी और डॉक्टर सुमो ने मुझे चेक करने से मना किया। और तब चेस्टर ने काफी रिक्वेस्ट की और वहां पर सुमो ने लस को चेक किया जिसमें बच्चा ठीक था। और तब दोनों शांत होकर खुश हुए। और फिर लस ने उसके स्लिप होकर गिरने के बारे में बताया और तब चेस्टर को लगा कि ये काम भी उसके पीछे आई हुई शैतानी आत्मा का होगा। दूसरी तरफ एक सैनिक ने हिडियो को आजाद किया और वो भी यूको के वश में था और उसने हिडियो को लाकर जंगल में छोड़ दिया। और तब हिडियो के पास यूको आई और वो कहती है कि मैं तुझे याद हूँ कि नहीं। और तब हिडियो कहता है कि मुझे याद हो। और तब यूको कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं एक शैतानी आत्मा हूँ। और वहाँ हिडियो माफी मांगने लगा और तब यूको ने हिडियो को किस करके उसकी जबान काट ली और हिडियो को वहीं पर तड़पा तड़पा कर मार दिया। अगले दिन एक बच्चा बॉल लेने के लिए जंगल में गया और तब उसे वहां पर यूको दिखी और पास में हिडियो की लाश देखकर वो काफी डर गया। और इस चीज से चेस्टर और भी ज्यादा डर गया और अब उसे शक होने लगा था कि ये सभी चीजें उसी के चलते हो रही है। और वहां उसने सुना कि जंगल में हिडियो की लाश के पास एक बच्चे ने औरत को भी देखा था। और चेस्टर ने इस बारे में फ्यूमी को पूछा, क्योंकि उसकी माँ वॉल्ट ने कहा था कि चेस्टर पर कोई शैतानी आत्मा का साया है। और तब फ्यूमी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और मैं इन चीजों में नहीं मानता, लेकिन तुम चाहो तो इस जगह को छोड़कर जा सकते हो। और तब चेस्टर ने मिलिट्री में ट्रांसलेशन की जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और उसे एक लेटर दिया गया। और तब चेस्टर ने उसे जापानीज में पढ़कर कविता थी वो सुनाई। और तब जनरल कहते हैं कि तुम सिर्फ पढ़ना जानते हो और हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि सैनिकों के कोडेड मैसेज को भी समझ सके। और तब चेस्टर कहता है कि इस लेटर में कविता दी गई थी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके हर एक पहले वर्ड को जोड़ा जाए तो सारामावा नाम के एक शहर का नाम बनता है। और वहां पर जनरल चेस्टर के काम से खुश हुए और उसे जॉब मिल गई। और चेस्टर ने इस बारे में लस को बताया, जिसमें चेस्टर को पैसे भी मिलने वाले थे। और वो कहता है कि वो सारे पैसे मैं तुम्हें दूंगा, जिसमें मेरी पहले ट्रेनिंग होगी और उसके बाद मुझे मिलिट्री में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। और तब लस नाराज थी क्योंकि चेस्टर उसे छोड़कर जा रहा था, लेकिन चेस्टर ने उसे मना लिया और वो कहता है कि मेरे माता पिता तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और फिर चेस्टर ने इस बारे में हेनरी को बताया और तब हेनरी हमेशा की तरह नाराज था। और तब चेस्टर कहता है कि आप लस का ध्यान रखना, लेकिन वहां हेनरी चेस्टर पर भड़क गया और वो कहता है कि तुम अपनी मर्जी से जो चाहो वही करते हो। और फिर चेस्टर आकर अपने सभी दोस्तों से और परिवार वालों से मिला और वहां से लस को किस कर चेस्टर निकल गया। एक हफ्ते के बाद लस असाको को कहती है कि सुमो के पास मुझे चेकअप करवाने में मजा नहीं आता और क्या आप किसी और डॉक्टर को जानती हो। और तब असाको कहती है कि पिछली तरफ की कॉलोनी में एक अच्छी लेडी डॉक्टर है, ऐसा मैंने सुना था। और तब लस कहती है कि चलेगा, मैं उनसे मिल लूंगी। और फिर लस उस डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने लगी और तब डॉक्टर कहती है कि तुम्हारे बच्चे काफी सेफ और अच्छे हैं। और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि यूको खुद थी, जिसमें अब इस चीज को 2 महीने बीत चुके थे। और चेस्टर आर्थर नाम के एक दूसरे जापानीज अमेरिकन के साथ मिलिट्री से थोड़े दूर एक बंकर में जापानीज सैनिकों से मिले हुए लेटर्स को डिक्रिप्ट करने का काम करता था। और इस बारे में चेस्टर लस को लेटर में सभी चीजें बताता था। और चेस्टर एक दिन आगे बढ़ा और तब उसे एहसास हुआ कि वो आत्मा उसका पीछा करते हुए वहां पर भी आ पहुंची है। और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो। और तब तक लस ने चेस्टर के परिवार के साथ साथ उनके सभी दोस्तों से भी धीरे धीरे दोस्ती कर ली थी और हेनरी का गुस्सा भी अब धीरे धीरे शांत हो चुका था। और लस समझ गई थी कि चेस्टर के सभी पड़ोसी भी उनके परिवार जैसे हैं और इस चीज से लस काफी खुश थी। दूसरी तरफ चेस्टर और आर्थर लेटर डिक्रिप्ट कर रहे थे और वहां पर चेस्टर को एक फोटो याद आई जिसमें वो यूको का फोटो था और उसके अंदर उसका मुंह ब्लर था। और चेस्टर ने आर्थर से जापानीज आत्माओं के बारे में बात की जिसे यूराई कहा जाता था और वो आत्मा किसी भी इंसानों के शरीर को वश में कर सकती थी। और तब आर्थर कहता है कि यूराई सिर्फ तभी ही आती है जब उसकी आत्मा का बदला लेना हो या तो फिर कोई उसका अधूरा काम पूरा करना हो। लेकिन आर्थर को यूराई की कहानियों पर खास भरोसा नहीं था,
दूसरी तरफ यूको ने लस को एक खिलौना बच्चों के लिए गिफ्ट दिया जिसमें चेस्टर और आर्थर को जापानीज सैनिकों की लाशें दिखाई जिसे गटर में डाला जाता था और उन्हीं के शरीर से वो लोग लेटर्स लेते थे। और तब एक जनरल कहते कि हमें इन सैनिकों में से जनरल के बारे में पता लगाना था। और तब चेस्टर वहां की लाशों के बीच में कूद पड़ा और उसने सैनिकों को चेक किया और एक सैनिक का बेल्ट निकाला और वो कहता है कि यही जनरल है जो कि मर चुका है और जापानीज जनरल की ये बेल्ट की निशानी होती है। और वहां पर चेस्टर के काम से जनरल काफी इंप्रेस हुए, लेकिन अमेरिकन सैनिक इस चीज से खुश नहीं थे। दूसरी तरफ सैनिक को रात को एक घर में गड़बड़ लगी और तब वो उसमें घुसा और वहां पर उसे यूको दिखी जिसमें हमें उसका बिना मेकअप वाला चेहरा नजर आया। और फिर उसने सैनिक को वश में किया और तब उस सैनिक ने आगे बढ़कर वॉच टावर पर जाकर छलांग लगा दी और वो वहीं पर मारा गया। और तब जनरल रॉक ने ये देखा और उस सैनिक के पास में दारू की बोतल थी और इस चीज से वो काफी भड़क गया। 2 दिनों के बाद लस आकर यूको से मिली और तब लस की दोस्ती यूको से अब काफी अच्छी हो चुकी थी और वो उससे हेनरी और चेस्टर दोनों के बारे में काफी बातें करती थी। और तब यूको ने लस का पेट देखा और वो कहती है कि तुम्हारे ट्विंस है। और ये सुनकर लस चौंक गई और उसने इस बारे में असाको के साथ पूरे परिवार को बताया और तब सभी लोग चौंक गए। और वहां असाको कहती है कि इस चीज को चेस्टर को मत बताना। और वहां पर वॉल्ट रूम में पाउडर डाल रही थी और तब लस के पूछने पर तोशी कहता है कि ट्विंस हमेशा बैड लक लाते हैं। और तब लस कहती है कि मेरे बच्चे कोई बैड लक नहीं लाएंगे, जिसमें मैं ऐसी बातों में नहीं मानती और मेरे बच्चों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेगा। और फिर वो वहां से निकल गई। 2 हफ्तों के बाद लस ने आकर हेनरी से बात की और वो कहती है कि आपके पोते आपकी सबसे ज्यादा इज्जत करेंगे और आपको ही उन्हें संभालना होगा। और ये सुनकर हेनरी खुश हुआ और लस ने हेनरी से भी दोस्ती कर ली थी। दूसरी तरफ चेस्टर आकर एक सैनिक को देखने लगा जिसे जापानीज उठा लेकर गए थे और वो होश में नहीं था, साथ ही वो जापानीज बोल रहा था और वो कहता है कि तुम सभी लोग गोरे शैतान हो। और तब चेस्टर उसके पास आया और वो सैनिक वहां पर तड़पने लगा। और तब चेस्टर कहता है कि तुम कोई आत्मा हो जिसने इस सैनिक के शरीर को कब्जे में लिया है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और तब वो सैनिक कहता है कि तुम काफी कमजोर हो। दूसरी तरफ लस को लेबर पेन शुरू हो गया और इसलिए असाको उसे सुमो के पास लाई जिसमें नर्स वहां पर काम कर रही थी। और तब उसे यूको दिखी और उसने आकर नर्स को उसके कंट्रोल में ले लिया और फिर उसने सुमो के साथ लस की डिलीवरी की। और वहां पर लस ने 2 लड़कों को जन्म दिया, लेकिन वो दोनों मरे हुए पैदा हुए थे और इस चीज से लस काफी ज्यादा दुखी हुई और सभी लोगों ने दोनों बच्चों के मरने पर प्रार्थना की। और तब तक चेस्टर खाना खाकर घूम रहा था और वहां पर गायब हुए सैनिक को लेकर बाकी अमेरिकन सैनिक चेस्टर को बुली करने आए और वो अभी भी होश में नहीं था। और तब सभी सैनिकों ने चेस्टर को पकड़कर काफी ज्यादा मारा और तब पजेस हुए कैदी ने फायर गन ली और उससे आग छोड़ी और सभी के सभी सैनिकों को जला दिया। और तब बाकी जनरल वहां पर आए और उन्होंने देखा कि चेस्टर सही सलामत बच चुका था। और वहां पर सैनिक कहता है कि मैंने गोरे शैतानों को मार दिया और मैं हमारे जनरल ताकाहाशी के लिए काम करता हूँ। और ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। दूसरी तरफ हेनरी, वॉल्ट और असाको ने अब इस बारे में चेस्टर को बताने का डिसाइड किया और वॉल्ट कहती है कि चेस्टर पर हमेशा से बुरी आत्मा का साया है। और तब लस कहती है कि मुझे यूको से बात करनी है जो कि थोड़े ही दूर रहती है। और वहां पर वॉल्ट कहती है कि तुम जिस घर के बारे में बता रही थी वहां पर मैंने जाकर देखा, वहां पर कोई नहीं रहता। और तब लस ने फिर से रिक्वेस्ट की जिसमें यूको का नाम सुनकर असाको चौंक गई थी और उसने यूको के घर को आकर चेक किया और तब उसे बाल से जुड़ी हुई स्किन्स मिली जो कि किसी ने अपने शरीर पर लगाई थी और वो काफी गंदी थी। दूसरी तरफ यूको आकर डॉक्टर सुमो से मिली और तब सुमो कहता है कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए, कल आना। और तब यूको ने अपना मास्क निकाला और उसका असली गंदा चेहरा हमें दिखा और वो कहती है कि तुम कातिल हो, जिसमें सुमो के शरीर को उसने वश में लिया और एक चाकू से सुमो ने अपने ही पेट को काट डाला। दूसरी तरफ चेस्टर को पता चला कि उसके बच्चे मारे गए थे और इस चीज से वो काफी दुखी था, जिसमें वो सभी पर भड़क जाता था। और फिर हमें अमेरिकन सैनिकों की एक टुकड़ी दिखी जो कि चेस्टर के जगह पर काम करने वाली थी और उनके बीच में से टॉम नाम का एक जापानीज अमेरिकन लड़के को यूको ने वश में कर लिया था। और वो सभी लोग वहां से निकले जिसमें टॉम के पास एक बैग में लाश थी। और तब तक कैंप में सभी लोगों को अमेरिका की वफादारी के लिए फॉर्म भरने कहा गया था और ये चीज कैन को बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उन्हें उनकी वफादारी साबित करनी पड़ती थी। और काफी सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा और इस चीज से रॉक भड़क गया और उसने इस बारे में एमी को बताया और वो कहता है कि जो भी अब फॉर्म नहीं भरेगा उसका खाना बंद करवा दूंगा और उसके बाद सबको फॉर्म भरना ही पड़ेगा।
दूसरी तरफ आर्थर और चेस्टर दोनों परेशान थे क्योंकि अमेरिकन मिलिट्री में काफी सारे लोग अभी भी उन पर भरोसा नहीं करते थे, जिसमें वो अपने देश के थे, फिर भी वो लोगों को ये चीज का भरोसा नहीं दिला पा रहे थे। और तब एक ऑफिसर आकर कहता है कि हमारे साथ चलो, और वहां से दोनों चॉम के पास लाए जो कि पकड़ा गया था और वो एक जापानी सैनिक था। और चॉम चेस्टर को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ एमी और कैन का रोमांस बंद कमरों में शुरू हो चुका था और अब कैंप में लस की हालत उसके बच्चों के मरने के बाद काफी खराब थी और उसे उसके बच्चे हर एक जगह पर नजर आते थे और वहां पर असाको और हेनरी उसे काफी ज्यादा संभालते। और तब तक चेस्टर ने चॉम से बात करना शुरू किया और वो ताकाहाशी के बारे में पूछने लगा। और तब चॉम कहता है कि मैं काफी पहले ही मर चुका हूँ, जिसमें तुम्हारे पीछे एक आत्मा है और उसने तुम्हारे बच्चों को मरवा दिया और अब तुम्हारे पास कोई नहीं बचा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करके मुझे आजाद कर दो, वरना मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। और ये सुनकर चेस्टर भड़क गया और उसने चॉम को यूराई बुलाया। दूसरी तरफ कैन एमी को कहता है कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, जिसमें उन लोगों को अमेरिकन बॉर्न लोगों पर भी भरोसा नहीं है और वो लोग चाहते कि हम लोग जापान के खिलाफ जाकर भी गद्दारी करने तैयार हो जाए और इसी वजह से मैं उन्हें जवाब नहीं दूंगा। और तब एमी कहती है कि अब काफी कम लोग बचे हैं, जिसमें तुमने फॉर्म नहीं भरा तो तुम्हें जबरदस्ती मिलिट्री में भेज दिया जाएगा। और तब तक कैंप में लस को उसके पिता लैरी मिले और उन्होंने लस को कहा कि तुम्हारा भाई मर गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अब घर चलो क्योंकि यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। और तब लस भी मान गई और वहां से वो चेस्टर के परिवार से मिलकर निकल गई। दूसरी तरफ चेस्टर चॉम से बात करता था और चॉम कहता है कि तुम्हारे परिवार को ढूंढकर मैं काफी जल्दी मार दूंगा। और तब चेस्टर चॉम को मारने लगा और चॉम कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को देखा, जिसमें अच्छा हुआ कि वो मर गए, वरना उनके साथ और भी बुरी चीजें होती। अगले दिन चेस्टर कहता है कि मैंने उन बच्चों की माँ को छोड़ दिया था, जिसमें वो मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आई थी और वो काफी अच्छी थी। और तब चॉम कहता है कि मैं एक पुरानी शैतानी आत्मा हूँ, जिसमें मैं पहले एक जापानी सैनिक था। और चेस्टर, क्या तुम जापान के लिए वफादार हो? दूसरी तरफ एमी ऑफिस में आगे बढ़ी और उसने कैन के फॉर्म को भरकर बाकी लोगों के फॉर्म के साथ उसे रख दिया। और तब तक चेस्टर चॉम से बात करने लगा था और चॉम बेसबॉल खेलने में काफी एक्सपर्ट सैनिक था और उन दोनों के बीच में अब अच्छी दोस्ती होने लगी थी। और वहां पर चॉम कहता है कि मुझे इस शरीर से आजाद कर दो, जिसमें तुम्हें पता है कि हमारे जैसे आत्माओं का मुक्त होना दूसरे लोगों के लिए कितना जरूरी है। और तब तक बाहर टॉम आ चुका था और उसके पास जो लाश थी वो असल में यूको का शरीर था। दूसरी तरफ कैन के सभी दोस्तों को फॉर्म ना भरने के चलते मिलिट्री में जबरदस्ती पकड़कर भेजा जा रहा था। और तब कैन कहता है कि मुझे भी लेकर चलो। और तब ऑफिसर कहते हैं कि कैन, तुम्हारा फॉर्म तो हमें भरा हुआ मिला। और तब कैन के दोस्त उसे गद्दार बुलाकर वहां से चले गए और कैन समझ गया कि यह एमी का काम था और इसी वजह से वो एमी पर आकर भड़क गया, जिसमें चेस्टर अभी भी चॉम से बात करता था और वो कहता है कि तुमसे अब कोई गोरा पूछताछ करेगा। और तब चॉम कहता है कि चेस्टर, प्लीज तुम मुझे शांति दिला दो। और तब चेस्टर को उसकी बातें सही लगी और उसने चॉम को आजाद किया और फिर वो उसे चाकू देकर कहता है कि तुम खुद की जान ले लो। और तब चॉम ने खुद के पेट में चाकू मारा और वो कहता है कि तुम तुम्हारे जनरल को बता देना कि ताकाहाशी 3 साल पहले ही मर गया था, जिसमें कोई भी अमेरिकन सैनिक जापानीज सैनिक से ये जानकारी नहीं निकाल पाता था। और वहीं पर चॉम मारा गया। और तब चेस्टर ने इस बारे में रिपोर्ट उसके बॉस को दी और तब उसका बॉस खुश हुआ क्योंकि चॉम से कोई पहले कुछ नहीं उगलवा पाया था। और चेस्टर वहां से उसके टेंट में आया और तब उसे आर्थर ने मारा और फिर वो चेस्टर को पकड़कर कैंप से निकला और उसके पास यूको के शरीर वाला बैग था और वो दोनों वहां से निकले। और तब जनरल को कुछ गड़बड़ लगी और वो उन्हें रोकने गया और तब ऑफिसर्स ने उन पर गोलियां चलाई और कार का एक्सीडेंट हो गया। और तब चेस्टर काफी घायल था और उसके पास आर्थर मर चुका था। और वहां से यूको की आत्मा अपने असली शरीर में आकर चेस्टर के पास आई और वो कहती है कि हमें अब घर जाना है। और चेस्टर उसे देखकर काफी डर गया। और फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें ये कहानी की शुरुआत साल 1919 में हुई थी और हमें जवान यूको नजर आई और उसकी शादी हिडियो से हुई थी। और हिडियो यूको की काफी खूबसूरती से खुश था। और तब यूको कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये देखकर हिडियो भड़क गया क्योंकि यूको का बच्चा किसी और का था। और तब यूको कहती है कि हम दोनों इस बच्चे को साथ में बड़ा करेंगे और तुम इसे अपना नाम देना। और तब हिडियो कहता है कि तुमने मुझे समझकर क्या रखा है, जिसमें तुम एक वेश्या हो। और फिर उसने यूको को घर से निकाल
दिया और तब यूको काफी दुखी हुई। और 1 साल के बाद हमें यूको एक कचरे रखने की जगह पर दिखी जिसमें यूको ने बच्चे को जन्म दिया था और वो लोगों का बचा कुचा हुआ खाती थी, लेकिन वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं था और ये यूको समझ गई। और तब यूको ने अपने बच्चे को चर्च में छोड़ दिया और फिर वो एक ब्रिज से मरने जा रही थी और तब उसे वहां पर योगी नाम की एक औरत मिली और वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, साथ ही तुम्हें अपनी जिंदगी को सुधारने के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें मैं भी पहले ये करना चाहती थी लेकिन अब मैं खुश हूँ। और तब यूको कहती है कि मैं मरने नहीं वाली, बस मैं यहाँ पर खड़ी थी। और तब योगी हाँ बोलकर वहां से निकली और तब यूको ने उसके जाने पर वहां से पानी में छलांग लगा दी और खुदकुशी कर ली और तब योगी ने वहां पर उसे देख लिया। अगले दिन यूको एक काफी शानदार घर में उठी और तब उसे वहां पर योगी मिली और उसने यूको को खाना दिया और यूको उस जगह को देखकर कंफ्यूज थी जिसमें उसने खुद के घराने के निशान को देखा और वो समझ गई कि शायद योगी भी उसी के घराने से होगी। और तब योगी कहती है कि ये एक आफ्टर लाइफ की स्वर्ग जैसी जगह है जिसमें हमारे घराने के लोगों के मरने के बाद वो लोग यहाँ पर आते हैं। और रोज यूको वहां पर उठती थी जिसमें एक आदमी वहां पर सफाई करता था और योगी डेली यूको का ध्यान रखती थी। और योगी कहती है कि तुम यहाँ के रेत पर मत चलना। और फिर उसने यूको को जापानीज पोशाक दिया और वहां पर एक दिन यूको को पानी में एक लाश दिखी और तब वो उसे देखकर काफी डर गई और वहां से भागने गई और तब उसका पैर रेत पर गिरा और वो रेत से नर्क के अंदर घुसी जा रही थी और तब योगी ने यूको को एक छड़ी देकर बाहर खींचा। अगले दिन यूको फिर से नॉर्मल डे की तरह उठी और वहां पर योगी कहती है कि तुम पानी के अंदर मर चुकी थी। और तब यूको कहती है कि मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई और अब मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। और तब योगी कहती है कि अब वहां पर कुछ नहीं बचा और तुम यहाँ पर अब धीरे धीरे सभी चीजें भूल जाओगी। और तब यूको कहती है कि मैंने काफी बड़ी गलती कर दी और योगी भड़क गई और वो कहती है कि तुमने खुद की मर्जी से सुसाइड किया था जिसमें मैंने तुम्हें रोका भी था, लेकिन तुम खुद की मर्जी से यहाँ पर आई हो। और तब यूको ने योगी को मारकर बेहोश किया, लेकिन उसके सामने योगी फिर से आ गई और वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते और उसने यूको को गले लगा लिया। अगले दिन से यूको ने योगी की बात मानते हुए सभी चीजें उसके हिसाब से करने का डिसाइड किया और उसने अपने परिवारों के निशानों को काफी अच्छे से बनाया और उसे देखकर योगी खुश हुई। और तब यूको कहती है कि तुम अपनी बेटी का इंतजार क्यों नहीं कर रही थी। और तब योगी कहती है कि मैं उसके बारे में बात नहीं करती। और तब यूको कहती है कि मैंने तुम्हारी बेटी की लाश को पानी के अंदर देखा जिसमें वो मर गई थी और इसी वजह से वो स्वर्ग के नीचे नर्क में है और आपने उसे वहां पर क्यों भेजा। और ये सुनकर योगी डर गई और वो कहती है कि मेरी बेटी अच्छी नहीं थी, लेकिन तुम भी मेरी बेटी की मुझे याद दिलाती हो और इसी वजह से मैं अपने वंशज को यहाँ पर लाना चाहती थी। और तब यूको ने योगी को डराना शुरू किया और योगी का पैर रेत पर चला गया जिसमें वो वहां से नर्क की तरफ खींची जा रही थी। और यूको कहती है कि तुमने भी वही गलती की जो मैंने की थी और वहां से योगी की बेटी ने उसे नर्क के अंदर खींच लिया और अब वो रेत नॉर्मल हो चुकी थी। और तब यूको आगे बढ़ी और वहां से निकलने के दरवाजे को खोला, तब वहां पर घास था और तब यूको उसे निकालते हुए धरती लोक पर आने लगी जिसमें वो अपने असली शरीर में घुसकर कब्रिस्तान से बाहर निकली जिसमें उसका पूरा शरीर पानी में अंदर जाने के चलते सड़ चुका था और अब यूको को उसके बच्चे की तलाश थी। साथ ही स्वर्ग की इस पूरी जर्नी में यूको 21 साल तक फंसी हुई थी और उसके बाद उसने जाकर चेस्टर की लाइफ को अपने हिसाब से घुमाना शुरू किया जिसमें प्रेजेंट में चेस्टर वापस कैंप में आया और उसे उसका परिवार मिला और तब उसने लस के बारे में पूछा और तब असाको कहती है कि उसके पिता आकर उसे लेकर गए और चेस्टर को लस ने एक लेटर लिखा था और माफी मांगी थी। और तब चेस्टर ने आकर अपने बच्चों की कब्र देखी और वहां पर वॉल्ट आकर कहती है कि चेस्टर, आत्मा हमेशा तुम्हारे पीछे थी और उसी ने तुम्हारे बच्चों को मारा और मेरे पति को भी उसी ने मारा होगा। और वहां पर असाको ने आकर वॉल्ट को रोका और तब वॉल्ट कहती है कि असाको, ये पूरी चीज तुम्हारी गलती है जिसमें तुमने ही चेस्टर के साथ हम सभी को इस मुसीबत में डाला। और तब असाको ने वॉल्ट को चाटा मारकर भगा दिया और तब चेस्टर कहता है कि मेरे पास एक आत्मा आई थी और उसने मुझे मारने की कोशिश की और ये सभी चीजें क्या हो रही है और वॉल्ट ने आप पर क्यों इल्जाम लगाया। और तब असाको ने यूको को वश में कर लिया और वो कहती है कि ये मेरा प्यार है बेटा, जिसमें मैंने तुमसे काफी ज्यादा प्यार किया और अब तुम्हें अपनी बीवी को ढूंढकर हमारे वंश को आगे बढ़ाना होगा। और ये सुनकर चेस्टर समझ गया कि असाको को यूको ने कंट्रोल किया और यूको ने चेस्टर को ताइसू बुलाया और तब यूको कहती है कि ये नहीं बल्कि मैं तुम्हारी माँ हो। और तब चेस्टर कहता है कि तुम एक घटिया आत्मा हो और तब यूको चेस्टर का गला दबाने गई, लेकिन वहां पर उसे याद आया कि ताइसू असल में उसी का बेटा है। और तब असाको वहीं पर गिर पड़ी और हेनरी ने आकर ये सभी चीजें देखी और वो लोग घर पर आए और तब असाको कहती है
कि वो मेरे शरीर में थी, जिसमें मुझे पता था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, जिसमें यूको के अंदर काफी ज्यादा दर्द है। और तब चेस्टर कहता है कि यूको कौन है, और तब असाको कहता है कि यूको मेरी बहन थी और सालों पहले वो मर गई थी, जिसमें यूको की शादी हिडियो से हुई थी और हिडियो ने यूको को घर से निकाल दिया था और तब उसने सुसाइड किया। और तब चेस्टर पूछता है कि यूको को मुझसे क्या चाहिए, और तब हेनरी कहता है कि यूको हिडियो के पास आई तब वो प्रेग्नेंट थी और तुम उसके बेटे हो, जिसमें तुम्हारा ताइसो नाम है उसी ने रखा था। और ये सुनकर चेस्टर चौंक गया और वहां पर असाको कहती है कि यूको के मरने के बाद हमने तुम्हें ढूंढकर गोद ले लिया, जिसमें तुम्हारे पिता जंग में मारे गए थे। और तब चेस्टर कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई जिसमें तुम लोग खुद कर सो, और वो वहां से चला गया। दूसरी तरफ कैंप में एक औरत अपने ताइसो नाम के बच्चे के साथ खेल रही थी और तब उसे यूको ने देखा और कुछ देर बाद यूको उस बच्चे को लेकर एक कब्र के पास आई और वो वहां से कब्र में कूद पड़ी, जिससे वो स्वर्ग में पहुंच गई। लेकिन वो बच्चा उसके साथ नहीं था और यूको को पता था कि वो अपने परिवार के लोगों को ही उस स्वर्ग में ला सकती थी और इसी वजह से उसने चेस्टर या उसके बच्चों को लाने का डिसाइड किया। और तब तक धरती पर चेस्टर ने यूको को उस कब्र में बच्चे के साथ देखा और वहां से यूको की बॉडी को लेकर वो नोबू और हेनरी के साथ एक रूम में आया। और तब नोबू कहता है कि मैं आत्मा को मुक्त करने की थोड़ी चीजें जानता हूँ, जिसमें हमें इसके शरीर को जलाना होगा जिससे उसे मुक्ति मिल जाए। और वहां पर असाको अपनी बहन को देखकर दुखी हुई और फिर नोबू ने यूको के मुंह पर मंत्र लिखे जिससे उसकी आत्मा शरीर में फंसी रहे और फिर उसे बांधकर उस लाश के साथ साथ पूरे घर को ही जला दिया। और ये चीज स्वर्ग में यूको को भी फील हुई, जिसमें बाहर जाने का रास्ता चल रहा था और फिर शरीर जलने लगा। और तब यूको के शरीर से मंत्र हटे और स्वर्ग में यूको धरती पर जाने के रास्ते पर आगे बढ़ी, जिसमें अगले ही दिन हमें यूको के उस जगह से भागने के कदमों के निशान दिखे।